हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 10th साइंस का, जिसके अंदर आगे हमने ऑलरेडी देखा है कि मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने अलग अलग प्रोसेस देखी थी, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी रिएक्टिविटी बेस के ऊपर से हमने कौन सी रिएक्टिविटी के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज कर सकते हैं उसके लिए हमने देखा था। आज हम उसकी डिटेल प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। जब भी हम बात करते हैं कभी ना कभी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, यानी कि उसको प्रेप और साथ में उसको प्योर करने की, यहाँ पर हमारे पास काफी सारी प्रोसेस निकल के आती है। सबसे पहले जो हम प्रोसेस करने वाले हैं वो है लो इन द रिएक्टिविटी के लिए, यानी कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे यानी कि सबसे लोअर रिएक्टिविटी में आती है उसके लिए ये प्रोसेस काम करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है और काफी कम होने की वजह से ये जल्दी से दूसरी मेटल्स के साथ रिएक्शन भी नहीं कर पाते। आगे हमने देखा था कि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स है उसके अंदर सोडियम है। आपको पता है कि सोडियम को हम ज्यादा से ज्यादा केस में उसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर रिएक्टिव मेटल होगी तो वो तुरंत से एटमॉस्फेयर के ऑक्साइड के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगी, ठीक है, और खुद के ऑक्साइड बनाती है और साथ में वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी किसी और कंपोनेंट में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आज जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज में है उसके अंदर होता है एक मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की यहां पर हमने ली है एक रो मेटल, यानी कि यहाँ पर जो हमने एक उसकी रो मेटल ली है, यानी कि उसकी और भी बोल सकते हैं, उसको हम HgS मानते हैं। HgS का नाम आप हमेशा याद रखना, इसका नाम है सिनाबार। अब सिनाबार माने मर्क्यूरी सल्फाइड। अब मर्क्यूरी सल्फाइड को हम डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि उसकी रिएक्शन सीधी ही ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तो वहां से हमारे पास निकल के आता है मर्क्यूरी ऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन के साथ किसी ना किसी चीज की रिएक्शन होती है तो ज्यादातर केस में हम उसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बनता है जो मर्क्यूरी ऑक्साइड और साथ में यहाँ पर एक एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसी मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम फिर से क्या करते हैं, सिंपल हीट करते हैं। तो जब भी हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं यानी कि सिंपल हीट करते हैं, देन हमें मिलता है एक पर्टिकुलर मर्क्यूरी मेटल। यानी कि मर्क्यूरी के लिए आपको पता है कि मर्क्यूरी ज्यादातर जो स्टेट होता है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर याद रखना कि मर्क्यूरी की जब एक्सट्रैक्शन होती है, जब उसकी प्योरिफिकेशन होती है, तब मर्क्यूरी हमें लिक्विड स्टेट में लेनी है, ठीक है। साथ में हमारे पास जो गैस रिलीज होती है वो होती है कौन सी, तो ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर लोअर रिएक्टिविटी में अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर एक और मेटल को भी हम कंसीडर करते हैं जिसका नाम है कॉपर। कॉपर के लिए याद रखना कि कॉपर को काफी बार लोअर में भी कंसीडर किया जाता है और काफी बार मिडल यानी कि मॉडरेट रिएक्टिविटी वाली मेटल में भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जब कॉपर की बात होती है तो कॉपर की एक पर्टिकुलर जो ओर होती है जिसका नाम है कॉपर सल्फाइड। उसी कॉपर सल्फाइड को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है Cu2S। Cu2S की अगर हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और उसको डायरेक्टली हीट करते हैं विद द ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास निकल के आती है एक पर्टिकुलर उसकी दूसरी मेटल या तो फिर रो मेटल जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ओके, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि जब भी हम किसी ना किसी सल्फाइड वाली और को या तो फिर सल्फाइड वाली जो रो मेटल है उसको हीट करते हैं, तो हीट करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है उसका ऑक्सीजन, ठीक है। जब भी हमारे पास किसी ना किसी मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है या तो फिर उसकी प्योरिफिकेशन होती है, तो प्योरिफिकेशन के टाइम हम जो चीज यूज करते हैं वो होती है हमारी सल्फाइड में से डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करने वाली बात, यानी कि उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ऑक्साइड के अंदर। जब भी हम उसको कभी ना कभी कोई ना कोई चीज या तो कोई भी मेटल को हम प्योरीफाई करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास सबसे पहला उसका सल्फाइड फॉर्म होगा, तो सल्फाइड को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड की हमने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही उसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ की, तुरंत हमें एक नई जो पर्टिकुलर उसका जो नया फॉर्म होता है वो निकल के आता है, वो होता है उसका कॉपर ऑक्साइड। साथ में एक और गैस रिलीज होती है जो हमने आगे भी देखी है, वो है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस।
उसी कॉपर ऑक्साइड को हम फिर से हीट करते हैं, यानी कि फिर से उसके साथ रिएक्ट करवा दे, किसके साथ, उसकी ओर के साथ, यानी कि कॉपर सल्फाइड के साथ, तब जाके हमें एक प्योर फॉर्म में कॉपर सॉलिड मिलता है और साथ में फिर से रिलीज होती है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहां पर मैंने रिएक्शन बैलेंस करके आपको दिए, काफी बार आप अपने हिसाब से भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे पहला केस था हमारा, जिसके अंदर हमने देखा कि लोअर इन द रिएक्टिविटी वाली जितनी भी मेटल्स है उसको हम प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम कंसिडर करते हैं मॉडरेट या तो फिर मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी वाली मेटल। मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी वाली मेटल के अंदर हम कंसिडर करें तो हमारे पास टोटल यहाँ पर हमने 4 मेटल को लिया है, जिसके अंदर एक है हमारी आयरन यानी कि Fe, सेकंड जिंक यानी कि Zn, फिर लिड यानी कि Pb, और उसके साथ में इन दी एंड हमने कंसिडर किया है किसको, कॉपर को, ठीक है। सो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी वाली मेटल है उसके हमारे पास ज्यादातर नेचर में अवेलेबल 2 फॉर्म होते हैं। जब इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्म निकल के आता है वो होता है कार्बोनेट फॉर्म, और साथ में एक दूसरा फॉर्म होता है जो होता है सल्फाइड फॉर्म। आगे हमने जो 2 मेटल के लिए बाइफर्केशन किया था यानी कि उसकी प्योरिफिकेशन की बात की थी, तो उसके अंदर मेनली हमने 2 ही, सॉरी एक जो था हमारा सल्फाइड फॉर्म। सो सल्फाइड फॉर्म इसी मेटल का नेचर में ज्यादातर अवेलेबल होता है, जबकि यहाँ पर मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी वाली मेटल में जाए तो यहाँ पर हमारे पास उसके ज्यादातर 2 फॉर्म निकल के आते हैं, एक है हमारा सल्फाइड और दूसरा है उसका कार्बोनेट फॉर्म, ठीक है। सो जब भी हम सल्फाइड फॉर्म की बात करते हैं और मिडल इन द रिएक्टिविटी में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो प्योरिफिकेशन की मेथड निकल के आती है वो है जिंक के लिए। जिंक का हमने जिंक सल्फाइड फॉर्म लिया है, उसको हमने फर्दर हीट किया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ जैसे ही हमने उसको हीट किया है तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आती है जिंक ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास जो गैस क्रिएट होती है वो कौन सी होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब भी हम मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी वाले मेटल को हीट करते हैं तो यहाँ पर 2 फॉर्म तो हमें मिलते हैं, जैसे आगे देखा कि कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म। अब कार्बोनेट फॉर्म होगा और सल्फाइड फॉर्म होगा तो आगे हमने मेथड देखिए दोनों फॉर्म को कैसे अलग अलग तरीके से ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास उसका सल्फाइड फॉर्म होगा तो सल्फाइड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का तो यूज दोनों में करेंगे, लेकिन यहां पर जो सल्फाइड का यूज, सल्फाइड को हम प्योरीफाई करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी रिएक्शन, जिसके अंदर हम यूज करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या, ऑक्सीजन, ओके। सो यहाँ पर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का यूज करते हैं, यानी कि उसका मीनिंग हम करते हैं रोस्टिंग मेथड, ठीक है। सो रोस्टिंग मेथड में आपको याद रखना है कि उसके अंदर एयर की जो एक्सेस होती है वो ज्यादा होती है और यहाँ पर हीट भी हम सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के साथ अगर हम उसको हीट करते हैं तो यहां से हमारे पास एक सल्फाइड फॉर्म एक ऑक्साइड फॉर्म निकल के आता है जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड, और साथ में एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम है कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। साथ में अगर हम उसके कार्बोनेट फॉर्म की बात करें तो कार्बोनेट फॉर्म के लिए हमें जो मेथड लगती है वो है हमारी कैल्सिनेशन। आप यहाँ पर डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि अगर सी निकल के आता है तो हम याद रखेंगे कार्बोनेट, ओके, यानी कि कैल्सिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पर सी होगा तो कैल्सिनेशन से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर जब कैल्सिनेशन प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं तो इसको भी हम लिमिटेड एयर के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एयर होगा और यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो जब भी इस तरीके से हम रिएक्शन करेंगे तो जिंक कार्बोनेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, जिंक ऑक्साइड के अंदर, और साथ में हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि दोनों के अंदर हमने जो फॉर्म क्रिएट करे वो है हमारे ऑक्साइड फॉर्म्स, ठीक है। अब ऑक्साइड फॉर्म दोनों में सेम होंगे, यानी कि जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो दोनों के लिए मैंने कॉमन रिएक्शन लिए जो नेक्स्ट स्टेप में आपको फॉलो करनी है, यानी कि दोनों के जो ऑक्साइड फॉर्म है उसको हम फर्दर हीट करेंगे किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको कार्बन के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर गैस निकल के आती है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ ही में हमारी एक पर्टिकुलर जो हमें मेटल चाहिए यानी कि जिसका हमें प्योर स्टेट चाहिए वो आती है हमारे पास जिंक सॉलिड, ठीक है। तो ये बात थी हमारी किसके लिए, मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली मेटल थी जिंक, उसके लिए। अब यहाँ पर ये मेथड हम तीनों अलग अलग और भी मेटल से उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
और साथ में हमारे पास और भी अलग अलग जो मेटल्स है उसके लिए हम दूसरी मेथड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो मेथड यूज होगी उसके अंदर थोड़ी प्रोसेस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी वाली जितनी भी मेटल है उसके अंदर हम कार्बोनेट या तो फिर सल्फाइड फॉर्म के साथ साथ उसके ऑक्साइड जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसके लिए भी यहाँ पर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे हम उसके ऑक्साइड फॉर्म लेते हैं उसके अंदर रिएक्शन में थोड़ा चेंज आ जाता है और यहाँ पर हम रिएक्शन का यूज करते हैं कौन सी, जो हमने आगे पढ़ी है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है वो तो शायद आपको पता होगा कि यहाँ पर जो भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिसको हमने सबसे ऊपर रखा है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो अपने से कम रिएक्टिविटी वाली मेटल को क्या करेगी, वहां से डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आप हमेशा नोटिस करना कि जितनी भी यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के थ्रू मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि प्योरीफाई करेंगे, उस केस में हमें उसके हमेशा कौन से फॉर्म मिलेंगे, तो मोल्टन फॉर्म मिलेंगे। मोल्टन फॉर्म क्या होता है वो आपके लिए मैं एक बार क्लियर कर दूं। मोल्टन माने हमारे पास उसके पर्टिकुलर जो फॉर्म होते हैं उसको हम लिक्विड स्टेट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो जब भी हमारे पास कोई चीज लिक्विड यानी कि कोई मेटल लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड और एक्वियस में थोड़ा फर्क है, समझ लेना। जब भी हम कोई चीज का सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं पानी के अंदर, यानी कि कोई मेटल को या तो फिर कोई भी चीज को हम अगर पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया है, तो जैसे ही हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसको हम कंसीडर करते हैं उसके एक्वियस फॉर्म में। अगर हम उसी सोडियम क्लोराइड को पर्टिकुलर हीट करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के साथ साथ जब उसको लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं तब उसको हम बोलते हैं उसका मोल्टन फॉर्म, ठीक है। सो मोल्टन फॉर्म माने उसका लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड और एक्वियस में थोड़ा फर्क होता है, ये आप हमेशा याद रखना। यहाँ हमारे पास है MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड से ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारे पास है एल्यूमिनियम। सो यहाँ पर क्या होगा कि एल्यूमिनियम जो हमारे पास है वो एल्यूमिनियम क्या करेगा कि यहाँ पर Mn को यहाँ से डायरेक्टली डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगर एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो यहाँ पर Mn की जगह हम किसको रख देंगे, Al को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर Al और ऑक्सीजन साथ में मिलके एक पर्टिकुलर ऑक्साइड क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम Mn को यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो Mn हमें यहाँ पर पर्टिकुलर एक लिक्विड स्टेट में मिलेगी। और साथ में याद रखना कि जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होती है उसके अंदर ज्यादातर केस में हीट रिलीज होती है, ठीक है। सो जब भी किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उसको हम कंसीडर करते हैं किसके अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो वन टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन साथ में हमें याद रखना है कि वो एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ रिएक्शन हम अगर Fe के साथ करते हैं तो Fe के साथ जो रिएक्शन होती है उसके अंदर फिर से हमारे पास जो Al है वो क्या करेगा कि यहाँ पर से Fe को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने जो Fe का ऑक्साइड लिया है जिसका नाम है आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर जो 3 है वो पर्टिकुलर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। Fe की अलग अलग 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक में Fe2 होता है, एक में Fe3 होता है। तो यहाँ पर हमने जो आयरन लिया है यानी कि जो Fe लिया है वो हमारा कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो 3 ऑक्सीडेशन यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या करेगा कि यहाँ से आयरन 3 ऑक्साइड के अंदर से जो आयरन यानी कि हमारा Fe है उसको यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और Fe की जगह हम फिर से किसको रख देंगे, तो एल्यूमिनियम को रखेंगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड फिर से बनाएगा और यहाँ पर क्या होगा, हमारा Fe कौन से स्टेट में रिलीज होगा, तो लिक्विड स्टेट में। साथ में यहाँ पर भी क्या रिलीज होगी, हीट। अब ध्यान देना कि ये जो रिएक्शन है उसका पर्टिकुलर एक यूज होता है जिसको हम क्या कहाँ पर यूज करते हैं, तो जॉइंट जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, यानी कि जब रेलवे ट्रैक होते हैं, जो रेलवे ट्रैक काफी बार टूट जाते हैं बीच में से, या तो फिर कोई ऐसे मशीन्स के पार्ट होते हैं जो आयरन से बने होते हैं यानी कि लोहे से बने हुए होते हैं, उसके अंदर काफी बार क्रैक्स आ जाती है, तो उसको हम कंप्लीटली सील करने के लिए, उसको फिर से वेल्डिंग करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम कौन सा है, तो थर्मीट प्रोसेस है, ठीक है। सो थर्मीट प्रोसेस जब भी होती है तब याद रखना है कि यहाँ पर ज्यादातर हीट प्रोड्यूस होगी और यहाँ पर जो Fe होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं कि अगर कहीं पर रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है या तो फिर उसमें क्रैक आई हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पर्टिकुलर एक मशीन होती है जिसको हम सेट करेंगे,
उसकी उसी मशीन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो आयरन 3 ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे, उसके अंदर ज्यादातर हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो मोल्टन फॉर्म में जाएंगे, और मोल्टन फॉर्म में जाने की वजह से क्या होगा कि एयर फिर से Fe को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, और जैसे Fe को डिस्प्लेस करेगा तो Fe कौन से फॉर्म में आएगा, तो लिक्विड स्टेट में आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक है जो ऊपर से मतलब ऐसे क्रैक हो चुका है, उसके अंदर अगर Fe लिक्विड फॉर्म में आता है तो लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से ये पूरी क्रैक कंप्लीटली वो क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर सील कर देगा। और जैसे ही इस ट्रैक को हम जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके ऊपर लाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि वो कंप्लीटली Fe लिक्विड में से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Fe सॉलिड के अंदर। ठीक है, सो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करते हैं, या तो फिर जो भी मशीन्स होते हैं उसके जो क्रैक पार्ट होते हैं उसको भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, फिर से वेल्ड करेंगे। ठीक है, सो ये पूरी प्रोसेस थी किसके लिए, जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मिडल में आती है। ठीक है, उसी मेटल के लिए हम ये उसी सारी मेटल्स के लिए ये मतलब रिएक्शन हम फॉलो करते हैं। यहां पर एक और हमारे पास चीज है जिसको हम कंसिडर करते हैं टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में। अब टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो है हमारी सोडियम, और सोडियम को आपको केरोसिन में फिर से स्टोर करना पड़ता है, वो हमने आगे देखा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, तो जैसे ही उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है तो वो डायरेक्टली किसी ना किसी ऑक्साइड के साथ वो रिएक्शन कर लेता है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सारी चीजें, यहाँ पर सोडियम को प्योरीफाई करने के लिए या तो फिर उसी टाइप की जो मैग्नीशियम या तो फिर कैल्शियम है उसी मेटल को हम प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो ज्यादातर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बैटरी लेंगे, बैटरी के साथ ऐसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड रखेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये कि यहाँ पर हम जो NaCl है ना, यहाँ पर मैंने NaCl इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी वाली जितनी भी मेटल है उसके हमें पर्टिकुलर मोल्टन क्लोराइड फॉर्म लेने होते हैं। मोल्टन क्लोराइड माने कि जो भी यहाँ पर मेटल होगी वो वन टाइप ऑफ क्लोरीन के साथ बॉन्ड करती हुई होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर सोडियम की बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ है तो उसको हम लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं मोल्टन क्लोराइड। देन मैग्नीशियम है जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं मोल्टन क्लोराइड। ठीक है, उसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड उसके लिए भी हम मोल्टन क्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि मोल्टन की जब बात आती है तो वो हमेशा लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड और एक्वियस फिर से बोल दूं अलग है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे NaCl का यूज किया है। NaCl को अगर हम ज्यादातर हीट प्रोवाइड करेंगे तो जितनी हम NaCl को हीट प्रोवाइड करेंगे तो NaCl धीरे 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 सॉलिड कंपोनेंट्स में से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड स्टेट में जैसे ही NaCl जाएगा तो हम NaCl के अंदर क्या करेंगे, वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया है और बैटरी के साथ साथ हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स हो गए। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि यहाँ पर जब भी हम NaCl को लिक्विड स्टेट में ले जाएंगे तो यहाँ पर Na के ऊपर जो पर्टिकुलर चार्ज आता है यानी कि सोडियम पे जो चार्ज आता है वो होता है हमारा पॉजिटिव, और साथ में अगर क्लोरीन के ऊपर चार्ज देखें तो वो बनता है नेगेटिव। वैसे आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो भी वो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिवाइड हो जाते हैं। सेम टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर भी होती है लेकिन वहां पर मोल्टन है यानी कि उसको हम लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बन गए यानी कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अब जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पर से हमने पॉजिटिव एंड को कनेक्ट किया और यहाँ से नेगेटिव एंड को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो मोल्टन क्लोराइड था यानी कि जो Na+ और Cl- बना है हमारे पास, वो क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव है वो डायरेक्टली पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। यानी कि अगर हम Cl की बात करें तो Cl डायरेक्टली कहां पर आएगा, तो जो पॉजिटिव एंड है वहां पर। ठीक है, और जो सोडियम है वो सोडियम कहां पर आएगा, जो नेगेटिव है उसके ऊपर। यानी कि यहाँ पर सोडियम एज अ मेटल डिपोजिट होना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर क्लोरीन है वो एज अ गैस यानी कि Cl2 गैस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो रिएक्शन हमारे पास निकल के आती है, एक है हमारे पास एनोड रिएक्शन यानी कि एनोड वाली रिएक्शन और दूसरी हमारी कैथोड वाली रिएक्शन। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब भी हम एनोड के ऊपर रिएक्शन लिखते हैं तो उसको भी हम काफी बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलते हैं, और जितनी भी हमारे पास रिएक्शन निकल के आती है जो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर और जो एनोड पे होती है वो सारी की सारी कौन सी होती है, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
और अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे जो भी रिएक्शन परफॉर्म होती है वो हमेशा रिडक्शन ही होती है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद करके चलना। सो यहाँ पर एनोड के ऊपर जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर हमने क्या किया है कि Cl माइनस है ना। सो यहाँ पर Cl माइनस क्या करेगा कि खुद के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, अगर Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसी तरीके से वो क्रिएट कर सकता है क्या, Cl2 गैस। ठीक है, अब ध्यान देना मैंने यहाँ पर Cl2 किया है, यानी कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2Cl माइनस कर सकते हैं, और साथ ही में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भी अगर बैलेंस करना हो तो हम कितने कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर सकते हैं, क्योंकि एक Cl माइनस सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो हमारे पास अगर 2 Cl माइनस हो गए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के साथ यहाँ पर 2 Cl माइनस है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, Cl2 गैस के अंदर। और यहाँ पर जो हमारे पास कैथोडिक रिएक्शन है, वो कैथोडिक रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो वो Na प्लस प्रोड्यूस हुआ है उसी में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Na प्लस में से वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Na सॉलिड के अंदर। ठीक है, सो ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो प्योरिफिकेशन मेथड अप्लाई करते उसके लिए थी हमारी ये रिएक्शन।